Good morning, students. Today, again, I have come up with another topic called struts. Hope you have seen my earlier videos on two hinged arch and three hinged arch. Please put your comment that will motivate me to upload more videos, and also mention there that which topic you want me to make a video. So I will try to make a video on that topic and upload it, or any feedback, whether you are liking my video or whether you are having any doubt or any query, so please put it in the comment box. Okay, so let us start with today's topic, that is struts. What is a strut? Strut is a compressive member. Compressive member means which carries only compressive load. That means if this is a member like this, compressive means like this way. ओके, दिस इज दैट इज कॉम्प्रेसिव, मतलब इट इज़ अ पुश। जैसे सैंडविच रहता है, सैंडविच में क्या है, इधर एक ब्रेड रहता है, उसके बाद हम लोग उसमें टोमेटो, पोटैटो, आलू, काकड़ी, टोमेटो सब डालते हैं, फिर उसके ऊपर वापस हम लोग और एक ब्रेड रखते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ सैंडविच, दैट इज द कॉम्प्रेस। सो इट इज़ अ पुश, so it is a strut is a compressive member. What differentiate with strut एंड कॉलम? कॉलम के साथ स्ट्रट का बेसिक डिफरेंस क्या होता है? कॉलम तुम लोगों ने ऑलरेडी थर्ड सेमिस्टर में यू हैव स्टडीड, तो स्ट्रट के साथ कॉलम का क्या डिफरेंस है? आई विल कम वन आफ्टर वन, एक एक करके मैं आती हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज द इफेक्टिव लेंथ बाय द डायमीटर। इफेक्टिव लेंथ ये जैसे एल ई बोलते हैं, एंड डायमीटर इज द डी। ओके, इफेक्टिव लेंथ का क्या है? इफेक्टिव लेंथ के लिए इफ़ यू हैव आर रिमेंबरिंग के कॉलम में मैंने पढ़ाया था कि चार टाइप ऑफ एंड कंडीशंस होते हैं, राइट? सॉरी, चार टाइप ऑफ एंड कंडीशंस रहते हैं, जैसे बोथ एंड हिंज, वन एंड हिंज, वन एंड फिक्स्ड, वन एंड फ्री। ऐसे जो भी कंडीशंस होते हैं, तो वो टेबल से हम लोग इफेक्टिव लेंथ निकाल सकते हैं और डायमीटर ले सकते हैं। और द लीस्ट डायमेंशन, अगर सर्कुलर नहीं हुआ, मान लो स्क्वायर है, तो उसके लिए हम लोग लीस्ट डायमेंशन लेते हैं, है ना? स्क्वायर के लिए तो वो सेम होगा। मान लो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर में क्या होता है, एक एल और बी दोनों अलग अलग वैल्यू होते हैं, है ना? तो उसमें जो लीस्ट डायमेंशन रहता है दैट पार्ट। सर्कल होगा तो उसका डायमीटर ले लो, स्क्वायर होगा तो चारों साइड इक्वल है, कोई भी एक साइड का वैल्यू ले लो। तो ये रेशियो अगर 3 से कम होता है तो इसको स्ट्रट बोलते हैं, ठीक है? कॉम्प्रेसिव मेंबर वो तो है, कॉलम भी है, बट स्टार्ट भी है, पर ये है, ये वैल्यू अगर एल बाई डी, ये रेशियो अगर 3 से बड़ा हो जाता है तो वो कॉलम हो जाता है ना, और इससे छोटा रहता है तो उसको हम लोग स्टार्ट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? ओनली सब्जेक्टेड टू एक्शियल कॉम्प्रेसिव फोर्स, मतलब ये अलोंग द एक्सिस भी ये होता है, ठीक है? अलोंग द एक्सिस हो सकते हैं। लोड्स आर ऑलवेज अप्लाइड एट जॉइंट ऑन स्ट्रट। हाँ, जो एक्चुअली ज़्यादातर हम लोगों ने ट्रास में देख चुके हैं, ट्रास में क्या होता है कि ट्रास के केस में ये जो स्ट्रट रहता है, तो वो हमेशा हम लोग लोड कहाँ पे एक्ट होता है? लोड जॉइंट पे ही एक्ट होता है। नाउ स्ट्रट्स कैन बी इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल यूज्ड इन ट्रास एंड फ्रेम्स। जैसे मैंने बोला है, स्ट्रट के केस में ये मेंबर्स कैसे हो सकते हैं? हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, वर्टिकल हो सकते हैं, इंक्लाइंड हो सकते हैं। जबकि कॉलम, कॉलम हम लोग जब बोलते हैं, कॉलम इज ऑलवेज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर। कॉलम कभी भी इंक्लाइंड या हॉरिजॉन्टल नहीं देखोगे। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कॉलम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रट। स्ट्रट का क्लासिफिकेशन में कॉलम आते हैं। स्ट्रट में क्या होता है? स्ट्रट कैन बी इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एवरीथिंग। बट वो अगर वर्टिकल, सिर्फ वर्टिकल होता है तो वो कॉलम हो जाता है। इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल अगर रहते हैं तो उसको हम लोग स्ट्रट बोलेंगे, ठीक है? नाउ कमिंग अबाउट द लोड्स, लोड्स में क्या होता है? लोड्स में द लोड एक्टिंग ऑन द स्ट्रट कैन बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड। लोड भी तीन तरीका के लोड अप्लाई हो सकते हैं। अभी ये जो टॉपिक है, दिस इज मोर स्पेसिफिक अबाउट द स्ट्रट आई एम टेकिंग। सो कॉलम के लिए तो अलग से वीडियो बनाया है, वो तो तुम लोगों ने देखा होगा। सो प्लीज़ सर्फ माई चैनल टू सी द वीडियो ऑन कॉलम।
नाउ अभी ये जो वीडियो है, ये वीडियो में मैं एक मेथड डिस्कस करूंगी विच इज कॉल्ड द ऑयलर्स मेथड। ऑयलर्स मेथड में व्हेन अ स्ट्राट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेंट्रिक लोडिंग, तो उसके केस में हम लोग कैसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, फिर मैक्सिमम स्ट्रेस, मिनिमम स्ट्रेस, हाउ वी फाइंड इट आउट। सो अबाउट दैट आई विल डिस्कस। सो ऑयलर्स मेथड में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैन बी फाउंड आउट बाय दिस फॉर्मूला PE sec. This is the trigonometric function ACC sec within bracket L by 2 under root of P by EI. Okay, so now this formula I will explain you with the help of one diagram. देखो, है ना, तो ये डायग्राम पहले देख लो। सी दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ हॉलो सर्कुलर कॉलम। ये जो ये दिस लाइन्स, दिस आर द इनर डायमीटर, दिस वन इज द आउटर डायमीटर, राइट। L is the length of the column, P is the load applied. I have written. What is eccentric load और eccentricity? Eccentric load मतलब अगर देखो ये एक्सिस है कॉलम का, इधर अगर लोड एक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्शियल फोर्स। मतलब इफ द लोड इज एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉलम, उसको हम लोग एक्शियल फोर्स या लोड बोलते हैं। बट एक्सिस से अगर सम डिस्टेंस पे अगर वो फोर्स एक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेंट्रिक लोड। और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस टू द लोड, दिस इज कॉल्ड द एक्सेंट्रिसिटी। Okay, so E is the eccentricity, capital E is the modulus of elasticity, कैपिटल Z इज इक्वल टू सेक्शन मॉड्यूलस। ये सेक्शन मॉड्यूलस क्या है, इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है, प्लीज गो टू द प्ले लिस्ट एंड सी ओवर देयर के डिटेल्ड डिस्कशन इज देयर ऑन दिस टॉपिक, दैट इज द Z सेक्शन मॉड्यूलस। अगर याद नहीं रहा तो मैं फॉर हैंडी इंफॉर्मेशन आई विल गिव यू दैट Z इज इक्वल टू I by Y. What is I? I is the centroidal moment of inertia. What is Y? Y is the distance of the point from the neutral axis. Distance of the farthest point from the neutral axis, that is called Y. So this is the section modulus. I is moment of inertia जैसे मैंने बोला। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? ऐसा अगर एक स्ट्राट है जहाँ पे एक्सेंट्रिक लोड अप्लाई हो रहा है, तो उसके केस में हम लोग रिजल्टेंट स्ट्रेस डेवलप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले देखो P बाई A, व्हाट इज P? P इज द वैल्यू ऑफ द लोड, A इज व्हाट? क्रॉस सेक्शनल एरिया। प्लस माइनस क्यों दिया है? प्लस होगा मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए, माइनस होगा मिनिमम स्ट्रेस के लिए। सो प्लस माइनस एम बाई जेड। जेड के बारे में तो मैंने बताया सेक्शन मॉड्यूलस। व्हाट इज एम? एम के बारे में ही ऑयलर का ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। व्हाट हैज ऑयलर प्रपोज? दैट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला। सो इज दिस क्लियर? प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। ठीक है, अभी और एक चीज देखो, इफ नो टेंशन डेवलप्स, इसका मतलब क्या है? स्ट्राट या कॉलम जो भी है ये डिजाइन होता है कॉम्प्रेसिव लोड कैरी करने के लिए, करेक्ट? दे आर डिजाइन टू टेक कॉम्प्रेसिव लोड। सो व्हाट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि ये जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है या मेंबर है, इसमें कहीं पे भी टेंशन फोर्स, टेंसाइल फोर्स डेवलप ना हो जाए, राइट? स्ट्राट्स एंड कॉलम्स दे आर डिजाइन टू कैरी कॉम्प्रेसिव लोड। तो हमारा एम क्या होना चाहिए कि कहीं पे भी टेंसाइल फोर्स डेवलप ना हो जाए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो टेंसाइल फोर्स डेवलप ना हो जाए, दैट इज कॉल्ड द नो टेंशन डेवलप कंडीशन। इसके लिए क्या होना पड़ेगा? इसके लिए ये जो रिजल्टेंट स्ट्रेस का है ना, रिजल्टेंट स्ट्रेस का वैल्यू 0 होना पड़ेगा। रिजल्टेंट स्ट्रेस का वैल्यू 0 अगर हो जाता है तो P बाई A और M बाई Z, इसको दे बोथ शुड बी इक्वल। सो P बाई A शुड बी इक्वल टू M बाई Z। ठीक है, तो मैं अभी एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से मैं इलस्ट्रेट करूँगी कि ये ऑयलर्स फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। सो प्लीज़ नोट डाउन द फॉर्मूला एंड नोट डाउन दिस डायग्राम बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। ओके, देखो अभी एक ये है, ये प्रॉब्लम को नोट डाउन कर लो पहले। A hollow column of 300 millimeter outer diameter and thickness 40 millimeter of length 4 meter is pinned, P-I-N-N-E-D, pinned at both ends. Pinned मतलब hinge joint.
हिंज जॉइंट के केस में क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ दोनों सेम होता है, राइट। नाउ इफ 100 kilonewton लोड इज अप्लाइड एट एन एक्सेंट्रिसिटी ऑफ 40 millimeter, फाइंड स्ट्रेसेस एट एक्सट्रीम फाइबर्स। ई का वैल्यू दिया है 200 GPa और इधर मेंशन किया है यूज ऑयलर्स मेथड। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला है कि ये डायग्राम तुम लोगों ने नोट डाउन कर लिया, ये जो था डायग्राम, तो ये डायग्राम में देखो ये जो मैंने टॉप व्यू ड्रॉ किया, दिस इज द आउटर डायमीटर, दिस इज द इनर डायमीटर एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द थिकनेस। ये देखो ये पार्ट है थिकनेस टी, है ना। तो इधर अभी देखो कि हमारा आउटर डायमीटर क्या बोला है 300, आउटर डायमीटर 300, तो आउटर के लिए DO लिखा है, DO इज 300 है। तो टी थिकनेस क्या है, थिकनेस है 40 मिलीमीटर, थिकनेस है 40 मिलीमीटर। तो इधर से हम लोग इनर डायमीटर निकल सकते हैं। इनर डायमीटर कैसे निकालेंगे, 300 माइनस 2 इंटू 40 दैट इज 220। मतलब ये कैसे आया, देखो ये जो टोटल है इधर से इधर, दिस इज 300 से फिर ये थिकनेस है, ये थिकनेस है, ये 40 है, ये 40 है, तो ये जो इनर जो डायमीटर है वो क्या होगा, 300 से 40 दो बार माइनस होगा, तब तुम्हारा इनर डायमीटर आता है, राइट। तो वही हम लोगों ने किया है ना। ठीक है, फिर अभी एरिया कैसे निकलते हैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, व्हाट इज द फॉर्मूला, π/4 DO² माइनस DI²। ठीक है, आउटर डायमीटर स्क्वायर माइनस इनर डायमीटर स्क्वायर π/4। तो ये कैलकुलेट करके हमारा ये वैल्यू आता है। हम लोग, मैं एक बार दिखा देती हूँ, देखो कैसे कैलकुलेशन करना है। 300 स्क्वायर माइनस 220 स्क्वायर, ये आया इतना, इसके साथ डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, करेक्ट, इनटू पाई करेंगे, शिफ्ट पाई। देखो ये वैल्यू आया अभी, है ना। देखो अभी ENG बटन दबाएंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाता है 32.67 10 क्यूब, आया ना वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए है π/64 300 DO⁴ माइनस DI⁴। क्या फॉर्मूला यूज हुआ है, π/64 ये है DO⁴, ये है DI⁴, ये DO² माइनस DI²। ठीक है, तो ऐसे तो ये वैल्यू भी निकाल के दिखाते हैं। चलो 300⁴ माइनस 220⁴, ठीक है, डिवाइडेड बाई 64 मल्टीप्लाइड बाई पाई, ऐसे आया। फिर ENG दबाओ तो ये आ जाता है, देखो क्या वैल्यू आता है 282.61 10⁶, राइट, ये देखो। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आ गया। नाउ नेक्स्ट Z इज द सेक्शन मॉड्यूलस, एज आई हैव टोल्ड, Z इज द सेक्शन मॉड्यूलस। सेक्शन मॉड्यूलस कैसे आते हैं, I डिवाइडेड बाई Y बोला था, और Y क्या बोला था कि न्यूट्रल एक्सिस से फार्थेस्ट फाइबर का डिस्टेंस क्या है, सो दैट विल बी DO/2, दैट इज द आउटर डायमीटर बाई 2। मैं और एक बार समझा देती हूँ डायग्राम के जरिए। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड Y। देखो ये है तुम्हारा न्यूट्रल एक्सिस, है ना, ये न्यूट्रल एक्सिस से ये डिस्टेंस, दिस इज Y, इसका वैल्यू क्या रहता है, दिस इज द DO/2, है ना। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, देखो ये वैल्यू ये आएगा I डिवाइडेड बाई DO/2। DO/2 क्या होगा, 300/2 मतलब 150, मतलब ये जो वैल्यू आया था इसको 150 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा। तो देखते हैं, डिवाइडेड बाई 150, 1.88 इंटू 10⁶, राइट, देखो, है ना। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, इफेक्टिव लेंथ क्या है, LE इज इक्वल टू L, दैट इज द 4000 मिलीमीटर। लेंथ क्या बोला था 4 मीटर, तो 4000 मिलीमीटर। ठीक है,
अभी एक्सेंट्रिसिटी क्या बोले थे, एक्सेंट्रिसिटी ये देखो, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ 40 मिलीमीटर, तो इसका वैल्यू ई लिखा है। और लोड का वैल्यू क्या बोला है, 100 किलो न्यूटन लोड, तो 100 किलो न्यूटन को इंटू 10 क्यूब करेंगे तो न्यूटन में आ जाएगा। समझ में आ रहे हैं ना? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते जाओ, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखो, अभी बाय ऑयलर्स मेथड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू पी ई सेक L/2, ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा। तो अभी एम का बी एम मैक्स मतलब यही एम है ना, इसका वैल्यू ही हम लोग एम लिख रहे हैं, ठीक है। तो पी का वैल्यू क्या क्या है, 100 इंटू 10 क्यूब, ई का वैल्यू क्या है 40, फिर सेक ये जो वैल्यू है इसको अलग से कैलकुलेट करना है, जो मैंने नीचे इधर करके दिखाया। देखो ये वाला पार्ट मैंने इधर स्टार डाला इधर, तो देखो इसका L/2 मतलब क्या, 4000 डिवाइडेड बाई 2, समझ में आ रहे हैं, अंडर रूट ऑफ पी का मतलब 100 इंटू 10 क्यूब, नीचे ई है, ई का मतलब 200 इंटू 10 क्यूब, क्योंकि 1 GPa इज इक्वल टू, क्योंकि ये कहाँ से आया, 1 GPa इज इक्वल टू 10 क्यूब MPa, है ना। तो 200 GPa था, उसको हम लोगों ने 10 क्यूब से मल्टीप्लाई किया। और आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू इधर देखो, इधर अभी हम लोगों ने करके रखा था ना आई का वैल्यू, तो ये वैल्यू पुट किया, तो ये वैल्यू मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ कितना आता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो इधर जो 10 क्यूब कैंसिल हो जाते हैं, तो 100/200, हाँ, तो इधर में भी 0 0 0 0 कैंसिल हो जाता है, तो नीचे सिर्फ इतना पड़ा रहेगा, 282.6 इंटू 10⁻6 इंटू 2, ये इतना आ गया, ठीक है। इसको अभी इन्वर्स करेंगे तो इतना आ गया, फिर इसको अंडर रूट करेंगे तो इतना आ गया, ठीक है। तो ये अगर आ गया, फिर इसके बाद इधर 4000 इंटू 4000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है, देखो 0.084, समझ में आया ना कौन सा सीक्वेंस पे किया है, ठीक है। तो देखो कितना आया, ये इधर एक चीज़ याद रखना है ना, इधर एक चीज़ याद रखना, क्या याद रखना, ये वैल्यू जो आते हैं दिस कम्स इन रेडियंस, ठीक है, ये रेडियन में आते हैं, बट हमको जब वैल्यू सेक का वैल्यू निकालने के लिए होगा तब हमको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटू 180/पाई, है ना, क्योंकि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, या पाई रेडियन में 180 होता है। सो देखो इंटू 180 डिवाइडेड बाई, देखो 4.82 डिग्री, है ना, आया 4.82 डिग्री। तो अभी सेक ऑफ 4.82 डिग्री कैसे करेंगे, उसके लिए पहले 4.82 ना, तो देखो पहले करो कॉस 4.82 क्या होता है, 0.996 होता है, इसका इन्वर्स करो 1 आ जाते हैं, 1.0035, ठीक है। तो ये सेक इसका वैल्यू 1 आ गया, तो फिर उसके साथ ये वैल्यू देखो, सेक 4.82 क्या आया 1, फिर इसके साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 40 इंटू 10⁵, ये समझ में आया ना, 3 और इधर 2, 5 हो गया, तो 1 इंटू 10⁶ आ रहे हैं वैल्यू, इंटू 40 था ना, हाँ, तो इंटू 4 करेंगे तो देखो 4 इंटू 10⁶ आ गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गया। तो सेक का वैल्यू ये तुम्हारा मोमेंट का वैल्यू आ गया। मोमेंट का वैल्यू अगर आ जाते हैं तो स्ट्रेस का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, P/A प्लस माइनस M/Z, P का वैल्यू 100 इंटू 10 क्यूब डिवाइडेड बाई दिस, A का वैल्यू ये देखो सब इधर निकाल के रखा है ना, A का वैल्यू प्लस माइनस M/Z, तो ये करके देखो इधर 10 क्यूब कैंसिल होता है, 10⁻6 कैंसिल होता है, तो तुम लोग कैसे कैलकुलेट करना, इसको अलग से करना करके इधर लिखना, प्लस माइनस ये वैल्यू अलग से लिखना, ठीक है। तो करने के बाद
तो फास्ट वैल्यू क्या आया, देखो फास्ट वैल्यू क्या आया, 1 सेकेंड, 100 डिवाइडेड बाई 32.67 कितना आया, 3.06 बराबर। और इधर क्या आया, 4.01 है ना, डिवाइडेड बाई 1.88 तो कितना आया, 2.13। तो इसके साथ एक बार 3.06 प्लस करो, प्लस 3.06 कितना आता है, 5.19 आ गया। और दूसरा है 3.06 माइनस 2.13.93 आ गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस का वैल्यू, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम था ना, ये खत्म हो गया कि फाइंड द स्ट्रेसेस एट द एक्सट्रीम फाइबर, ठीक है। अभी इसके साथ और एक पार्ट बोला है, देखो मैं अगर ऐसे करके क्वेश्चन फ्रेम करती हूँ कि फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी इफ टेंशन इज टू बी अवॉइडेड, जैसे मैंने शुरू में भी समझाया था थियरी में, तो क्या होना चाहिए, P बाई ए इज इक्वल टू एम बाई जेड। अभी m का वैल्यू क्या है, ऑयलर्स फॉर्मूला से लिखो, इधर z करो, तो जब ये एंड ये इक्वेट होता है, देखो पी पी काट हो जाता है, तो E का वैल्यू क्या आता है, ये एक सेपरेट प्रॉब्लम है, डोंट कन्फ्यूज इट विद द अर्लियर प्रॉब्लम। ये अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम पूछते हैं तो कैसे करना है तो मैं बता रही हूँ। ई फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं कि टेंशन इज टू बी अवॉइडेड, तो ई का वैल्यू इधर से ये एक्सप्रेशन आ जाता है। फिर जेड का वैल्यू पुट करो, जेड ए ये सब वैल्यू पुट करो जैसे मैंने शो किया था, तो उधर से ये क्या आता है 57.34 मिलीमीटर। तो एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू अगर ऐसा होता है तो ये टेंशन फोर्स अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको अगर फिजिकली समझने की कोशिश करोगे कि हमारे ये प्रॉब्लम में देखो क्या दिया है, एक्सेंट्रिसिटी 40 है, मतलब अगर तुम्हारा 57.34 तक रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उससे बड़ा हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू हो गया ना, तो वो टेंशन फोर्स डेवलप होना शुरू होगा। समझ में आया? सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। If you like the video, press the like button, also subscribe my channel। अगर पसंद आता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करो, शेयर करो फ्रेंड के साथ ये वीडियो। और अगर जो भी डाउट आते हैं या कोई ऑनलाइन ट्यूशन की बात होता है या जो भी है, तो मेरे को ये कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड प्लीज़ सर्फ थ्रू द डिफरेंट प्ले लिस्ट, मेरा चैनल में जो भी डिफरेंट प्ले लिस्ट है वो प्ले लिस्ट में जाके देखो, हर एक टॉपिक मेंशन किया हुआ है, वो सब वीडियोस भी देखते रहो। हैप्पी लर्निंग। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो ऑन स्ट्रक्चरल एनालिसिस वेरी सून। बाय बाय।